जय हिंद दोस्तों, आदर्श विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कई सारे प्रश्नों के उत्तर जाने थे। आज हम कुछ नए प्रश्नों के उत्तर और भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 1919 के अधिनियम के माध्यम से। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय ब्रिटेन में राज्य सचिव हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू उस समय ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे। तो इन दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को तैयार किया। तो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण जो बातें थी वो इस प्रकार हैं। जैसा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। दो तरीके की विधायिका बनाने की बात की गई, प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद का काम था प्रांतीय लेवल पर कार्य करना, केंद्रीय विधानसभा का काम था केंद्रीय लेवल पर काम करना। अब यहाँ पर बात समझने योग्य ये है कि उस समय प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। किसके द्वारा? लियोनोस कोर्टेस के द्वारा। लियोनोस कोर्टेस के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ किया गया। प्रांतीय विषयों की अगर बात की जाए तो प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय ऐसे विषय हुआ करते थे जिसके ऊपर गवर्नर मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था। आरक्षित विषय ऐसे विषय होते थे जो कि गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। चलिए यहाँ पे समझ आ गया। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। 1926 में इसी बात को नियुक्ति के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC का गठन किया गया। आज देखा जाए तो CPSC का नाम बदल करके UPSC रख दिया गया है। अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों, ध्यान से देखेंगे, अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन जो था संप्रदाय के आधार पर दिया गया। संप्रदाय के आधार पर पहले ही मुसलमानों को ये दिया जा चुका था। इस कानून में संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया। यानी कि जो लोग थे जिनकी संपत्ति अच्छी थी, कर देते थे, शिक्षित थे, उन्हीं लोगों को ही मत अधिकार दिया गया। सभी लोगों को मत अधिकार नहीं दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और विधानसभाओं को अपना बजट तैयार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। 1919 के अधिनियम के बाद साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग की अगर बात की जाए तो 1927 के 2 वर्ष के आसपास ही क्या हुआ, साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग की अगर बात की जाए तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वाली वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसमें सातों के सातों सदस्य ब्रिटेन के थे, जिसके कारण भारत के सभी दलों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए, जिसके कारण कई सारी जो ब्रिटिश चीजें थी उन सभी चीजों का भी क्या हुआ, बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन ना चाहते हुए भी 1930 में आयोग ने 1930 में अपने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट के माध्यम से उसने द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन, इसी के जस्ट बाद साइमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। बड़े बड़े गोलमेज सम्मेलन थे जो कि भारत और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी उसको बेहतर करने के लिए किया गया। 12 नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला। सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला। नवंबर से दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ।
इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके बावजूद भी भारत और ब्रिटेन की जो सत्ता के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन हुआ ये कि इन सभी बातों के बाद इस समिति की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को, कई सारी सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। 1932 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 3 से 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय इनमें से कई सारे अनुच्छेदों और अनुसूचियों को शामिल किया गया था, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस अधिनियम में कई सारी बातें की गई। तो प्रमुख बातें इस प्रकार है, जैसा कि भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और जितने भी देशी रियासत थे जो कि अपनी इच्छा अनुसार आने चाहते थे, उन सभी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर थे और कई सारे देशी रियासतें थी जो कि अपनी इच्छा अनुसार आना चाहती थी, वो भारतीय संघ का हिस्सा थे। उस समय प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और उन्हें अपनी अपनी स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन प्रांतों में जब द्वैध शासन का अंत हुआ तो केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया। जब केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया तो एक केंद्रीय स्तर पर और एक प्रांतीय स्तर पर, 2 स्तरों पर शासन को, शक्तियों को बांट दिया गया, जिसके अंतर्गत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। आज के विषयों में अगर बात की जाए तो इसको संघ सूची कहते हैं, इसको राज्य सूची और इसको संवर्ती सूची कहा जाता है। अब क्या होता है, ऐसे कुछ विषय होते हैं जो कि तीनों ही सूचियों में नहीं रखे गए हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो उन अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर, अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून निर्माण का जो अधिकार दिया गया था वो वायसराय को दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर जो कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। उस समय संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। उस संघीय न्यायपालिका में 3 न्यायाधीश थे, एक प्रमुख न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन उस समय न्यायाधीश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते थे क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति थी प्रीवी काउंसिल को थी, जो कि लंदन में था। लंदन की प्रीवी काउंसिल को ही अंतिम न्याय करने की शक्ति दी गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और आगे बढ़ा दिया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया, जो कि पहले मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, पादरियों, यूरोपीय लोगों के लिए था। अब उसको और ज्यादा बढ़ा करके दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए कर दिया गया। उस समय की सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। लगभग भारतीय रिजर्व बैंक को वर्तमान समय में 85 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो शशिकांत जी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 1935 का अधिनियम बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने एक अपना विधेयक प्रस्तुत किया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को प्रस्तुत किया। 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृत कर लिया गया। अब इन्हीं के मद्देनजर क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता का रास्ता खुल गया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता का रास्ता खुल गया, साथ ही साथ भारत के विभाजन की भी बात स्वीकार कर ली गई कि भाई भारत के 2 टुकड़े होंगे, ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो उसके लिए 15 अगस्त 1947 को दिन तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ठीक है,
भारत एवं पाकिस्तान में जो राज्य बनाए जाएंगे, अधिराज्य जो नए बनाए जाएंगे, वहां पे गवर्नर जनरल होंगे जो कि वहां की मंत्रिमंडल की सलाह पर ही बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार बनाने की बात कर रही है। अब वो जा रही है तो वो सोच रही है कि किसी भी तरीके से इनको अपनी स्वतंत्रता दे करके जाए, जिसके लिए उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल तुम अपनी मंत्रिमंडल के सलाह पर बना सकते हो, किसी को भी बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब उसी समय संविधान बनकर तैयार होने तक, भारत का संविधान बनकर तैयार होने तक जो भारत में शासन होगा वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही होगा, ऐसा भी कहा गया। ऐसा नहीं था कि हम किसी भी तरीके का शासन कर सकते थे। उन्होंने कह दिया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आप शासन चलाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब भारत को स्वतंत्रता दी, भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, तो उस समय क्या करा, देसी रियासत, उस समय लगभग 605 के आसपास देसी रियासत हुआ करते थे, उन देसी रियासतों को क्या कर दिया गया, कह दिया गया कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आपको कोई भी वो नहीं किया जाएगा, मतलब आप कहीं पे भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने पूरा भारतीय संविधान विकास का इतिहास का जिक्र किया है। अगर इसके बावजूद भी कोई भी एक छोटा सा प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके और आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो का निर्माण कर सके। थैंक यू।